हाय एवरीवन, वेलकम टू एडु कैप्टन। तो बच्चों, मुझे पता है आप लोगों के ना हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ना ये बातें चलना शुरू हो गई हैं कि यार मैं क्लासेस तो अटेंड कर रहा था, ना मैंने प्रैक्टिस करी, ना मैंने चीज़ों को दोबारा रिवाइज करा। और मैथ जैसे सब्जेक्ट के अंदर, अप्लाइड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर चीज़ें बहुत आसान होती है, पर किसी भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर प्रैक्टिस की तो नीड होती है ना। आप क्लास में अटेंड कर लिए, स्कूल में चले गए, सारी चीज़ें आपसे मैनेज ही नहीं हुई, बस चीज़ें चलती गई और बैकलॉग बनते गए। अब सर ये बैकलॉग क्या है भाई? आप पास्ट का तो पढ़ ही नहीं रहे थे, जो आप बीत चुका है आपका, और जो आप भविष्य में क्लास में बैठे हुए हैं ना, आप उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे थे। तो इस तरीके से आपकी चीज़ें काफ़ी क्लटर हो गई होंगी। अब मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल सही वीडियो पे, हाफ ईयरली अगर आपके एग्जाम आ रहे हैं तो मैं आपको बताने वाला हूं कि कुछ चैप्टर ऐसे ना आपके होते हैं कि भाई वो बिल्कुल स्कोरिंग होते हैं। मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि वो कम समय लेंगे पर आपको स्कोर पूरा करके देंगे, तो आप उन चैप्टरों पर भी फोकस कर सकते हो। और जो चैप्टर आपको लाइट समझ में आते हैं, लाइक कम समझ में आते हैं, तो उनके अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको करने के बाद आप एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। अभी हम सिर्फ हाफ ईयरली की बात करेंगे, कल को जब बोर्ड की जरूरत पड़ेगी तब भी एडु कैप्टन आपके साथ आ जाएगा। और कोई फालतू बातें नहीं होगी, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि किस चैप्टर से हम क्या पढ़ सकते हैं, किस में कितने मार्क्स मिल सकते हैं, और क्या चीज़ें आसान हैं और क्या चीज़ें थोड़ी सी अपर यानी मॉडरेट लेवल पे हो सकती हैं। चलो भाई, बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। देखो, सबसे पहले हमारे पास आता है नंबर क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। देखो, इस चैप्टर में ना मैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कहूँगा कि आपको लाइक छोड़नी चाहिए, क्योंकि 10 से 11 नंबर का ये चैप्टर आपके सीबीएसई बोर्ड के अंदर आता है। और सभी अभी जो आप फर्स्ट आपके एग्जाम में फर्स्ट ईयरली एग्जाम दोगे, सॉरी हाफ ईयरली एग्जाम दोगे, उसके अंदर ना बात यह है कि 10 से 11 नंबर का तो नहीं होगा, थोड़ा सा और ज़्यादा ही होगा, क्योंकि जो पेपर बनता है वो 80 मार्क्स का फुल सिलेबस का बनता है। हाँ या ना? अब अगर ये एग्ज़ाम फुल सिलेबस का होता है और लेकिन हाफ ईयरली में तो फुल सिलेबस आता नहीं है। अब सिलेबस वेरी करता है, आई नो, आपका स्कूल कोई और होगा, किसी बच्चे का कोई और स्कूल होगा, तो सिलेबस वेरी कर सकता है गवर्नमेंट प्राइवेट के हिसाब से। तो लेकिन जब सिलेबस हाफ हुआ और पेपर फिर भी 80 का है, तो एक चैप्टर की वेटेज तो बढ़ेगी ना। तो ये 10-11 से कहीं ना कहीं 17-18 नंबर तक जाएगा ना। और ये चैप्टर ऐसा है कि बिल्कुल इजी चैप्टर है, और अगर आपको इसको टॉपिक वाइज सीखना है ना, मतलब आपको एक एक करके मॉड्यूलो अरिथमेटिक, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो, और जितने भी इसके रेसिस एंड गेम, पाइप एंड सिस्टम, नंबर, जितने भी टॉपिक आपको सीखने हैं, तो मैं इसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 20-20, 25-25 मिनट की वीडियो के अंदर आपकी सारी चीज़ें क्लियर करवा दूंगा। तो मैं ये सजेशन दूंगा, इसमें से आप कुछ भी लीव ना करो, प्रॉपर तरीके से ट्राई करो, ताकि एग्जाम में इसकी ज़रूरत आपको महसूस हो और आप इसके क्वेश्चन को सही कर पाओ। कोई टॉपिक इसमें से आप मत छोड़ो। और अगर हाँ, इसमें भी कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप चाहते हो कि मुझे पता चले, वो आए पेपर में, तो भाई इनइक्वालिटी पे क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको ज़रूर करना, गलती से भी स्किप मत करना। बहुत ईजी चीज़ है, एक बार करने पे बात बन जाती है, ठीक है ना। चलो, अब उसके बाद अनदर इजी चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ये 10 मार्क्स का आता है बोर्ड के अंदर, ठीक है, पूरी बात सुनना। लेकिन अगर अभी मैं बात करूं तो ये भी लगभग 15 मार्क्स का जाएगा, क्योंकि फुल सिलेबस तो आ नहीं रहा है, थोड़ा कम सिलेबस आ रहा है उस वजह से। अब सर इसको करना कैसे है? देखो, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आप सारा ना भी करो तो चलता है, क्योंकि आप लोगों ने इस पर ध्यान दिया होगा, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको आती होगी। नहीं आती तो देखो, सबसे पहले इसका बेसिक कवर अप करो, बिल्कुल बेसिक, कि ऑर्डर क्या होता है ना, कि भाई ये अपना मैट्रिक्स बना दी, इसके ऑर्डर क्या हैं, और उसके बाद इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ लो। तो बेसिक चीज़ें करो। अब बात करते हैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कि जो मैं करूं और पेपर में मेरे 6 से 8 नंबर पक्के हो जाएं। मेरे को पूरे 15 पक्के करने हैं, तो देखो पूरा पढ़ना पड़ता है चैप्टर, बट जो स्कोरिंग है ये, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स अगर मैं हटा भी दूं, क्योंकि वो तो मुझे करना ही पड़ेगा अगर मुझे क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इनवर्स मेथड सीखना है। इन दोनों में से एक मेथड तो पेपर में आता ही आता है, और ये कंफर्म क्वेश्चन है। मैं आपके स्कूल में चाहे टीचर कोई भी हो, वो इससे क्वेश्चन ज़रूर डालते हैं। और दूसरा, अगर आप मैट्रिसेस की तरफ जाओ तो सिमेट्रिक के अंदर, यानी स्क्यू सिमेट्रिक वाले क्वेश्चन ज़रूर डलते हैं 2 से 3 मार्क्स के अंदर, और ये वाले अपने 4 और 5 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन ज़रूर डलते हैं। अब बात आती है इसकी केस स्टडी की, प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस पर केस स्टडी बन सकती है। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं इस टॉपिक के अंदर, तो यहाँ पे आपकी जो केस स्टडी बनती है वो या तो बोट एंड स्ट्रीम से बन जाती है, और ज़्यादातर बोट एंड स्ट्रीम से ही बनती है अगर केस स्टडी नंबर क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन में एग्जाम में पूछी जाती है तो। अब बात करते हैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के बाद सबसे बवाल चैप्टर जो आपको लगता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, पहले तो इसकी ना हाइप दूर करो, मतलब दिमाग से इसकी टेंशन हटाओ। मैं बताता हूँ क्यों। देखो, ये चैप्टर बहुत बड़े हैं, डिफरेंशिएशन उसकी एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन उसकी एप्लीकेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कुल मिला के पेपर में 15 ही मार्क्स के आते हैं भाई, कुल मिला के। अब अगर फर्स्ट टर्म में हमारे पास 25 मार्क्स के या आ भी जाए, सपोज इंक्रीज हो भी जाए, क्योंकि फर्स्ट टर्म में वेटेज ऊपर नीचे होगी थोड़ी,
तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि बोर्ड अभी आपके पास है, पर हाफ ईयरली आपका ख़राब ना हो, तो इसलिए आपको इन चीज़ों पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब बात आती है कि सर डिफरेंशिएशन कैसे शुरू करें। तो देखो, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक कवर अप करेंगे इसका, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल बेसिक कवर अप करो। फिर पैरामेट्रिक फॉर्म और इम्प्लिसिट फॉर्म को जरूर करो, क्योंकि एज पर द जो करंट सिलेबस है उसमें इसको मेंशन करा है कि इससे तो क्वेश्चन बनना ही बनना है कंफर्म। अब बात आती है सर ये सारे टॉपिक करने हैं क्या? भाई देखो, लिखे मैंने सारे हैं, बट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना होगा एमसी और एमआर वाला, ये हमें करना ही करना है, इसको नहीं छोड़ सकते। इससे क्वेश्चन बनता है। अब क्वेश्चन कैसे बनता है? इन दोनों को मिला के, यानी एमसी एमआर और मैक्सिमा मिनिमा को मिलाकर एक क्वेश्चन बन जाता है, जिसमें वो बोलेगा मार्जिनल कॉस्ट को मैक्सिमम करो या मिनिमम करो, या कॉस्ट को मैक्सिमम करो या मिनिमम करो। तो इस तरीके से कंबाइंड क्वेश्चन इन दोनों से बन सकता है। तो ये हो गया हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन और उसकी एप्लीकेशन से, ठीक है ना। और हाँ, सेकंड इंपॉर्टेंट जो होगा हमारा वो रहेगा टेंजेंट एंड नॉर्मल। और बाकी टॉपिक मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते नहीं करो, पर बोर्ड तक सब निपटाना है। अभी सिर्फ हाफ ईयरली के 15-20 दिन बचे हैं, तो उसमें आपकी चीज़ें खराब ना हो, तो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक मैं आपको बता के जा रहा हूँ, टेंजेंट, नॉर्मल, एमसीएमआर। और हाँ, वीडियो के एंड में ज़रूर बात करेंगे कि इन चीज़ों को करने के लिए क्या मैं आपके लिए कर सकता हूँ, ठीक है। आ जाओ, देखो भाई, अब आते हैं इंटीग्रेशन की बात। अब इंटीग्रेशन में क्या करना है? देखो, इंटीग्रेशन के अंदर सबसे पहले इंटीग्रेशन के मेथड होते हैं। एक तो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, फिर आपका होता है पार्शियल फ्रैक्शन, और एक होता है आपका बाय पार्ट्स, ठीक है। देखो, इसमें जो बाय पार्ट्स होता है ना, वो बहुत ईजी होता है। अब दिखने में वो बड़ा लगता है, लेकिन अगर आप उस पर आधा घंटा स्पेंड कर दो ना क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता मेरी नज़र में। अगर आपने इंटीग्रेशन का बेसिक कर लिया है ना, बिल्कुल बेसिक सी बात कर रहा हूँ मैं, जैसे इंटीग्रेशन आपने सीख लिया एक्स की पावर एन क्या होता है, साइन एक्स क्या होता है ना, बेसिक, तो ये बाय पार्ट आपको ईजी लगेगा, ठीक है। और इससे पेपर में क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसलिए मैं इस पर मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, रेड लग कर देता हूँ। और बात आती है पार्शियल फ्रैक्शन की और सब्स्टिट्यूशन की, तो सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल ट्राई करना है अपने को, और पार्शियल फ्रैक्शन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ एग्जाम के लिए, ठीक है। क्योंकि सारे टिक कर दूंगा तो फिर इंपॉर्टेंट क्या रह जाएगा, फिर आप बोलोगे सर सारा ही करना था। अब बात आती है एरिया अंडर द कर्व पे क्वेश्चन आता है। इसके ना 3-4 क्वेश्चन देख लेना, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा टॉपिक करना, बस 3-4 क्वेश्चन इसलिए देख लेना ताकि पेपर में एक आइडिया लग जाए, अच्छा ऐसे होता है, बस अगर आए तो आप अटैम्प्ट जरूर करो। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, यानी अगर आप इस इंटीग्रेशन में कुछ नहीं भी करना चाहते तो सिर्फ ये ज़रूर करना, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। बाय पार्ट्स के साथ साथ मैं आपसे सजेशन दूंगा आपको कि कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस जरूर करो भाई, ये करना ही बनता है। जैसे वहाँ पे एमसीएमआर इंपॉर्टेंट था, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब इंटीग्रेशन की अगर आप बेसिक तैयार करोगे ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगा सब कुछ, जिसमें आपका एक क्वेश्चन एमसीक्यू में तो पक्का ही है, ऑर्डर और डिग्री आएगी ही आएगी, 100% ऑर्डर और डिग्री आएगी, ठीक है। और इसमें आपको जो एक हाईलाइटेड चीज़ होती है जो पढ़नी चाहिए डेफिनेटली, वो होगा ग्रोथ एंड डिके मॉडल। ये हमें पढ़ना है ताकि डिफरेंशियल इक्वेशन की ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। बोलो, बात समझ में आ गई? ठीक है। बाकी इसके अंदर मेथड होते हैं, पहचानना कि किस मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई जाएगी, वो आप देख सकते हो बाय लुक, बट इंपॉर्टेंट मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर मैं सारी चीज़ें टिक कर दूंगा तो फिर इंपॉर्टेंट क्या है ना। चलो, अब देखो भाई, इतना सिलेबस कई बच्चों ने बताया सर इतना ही आ रहा है, किसी ने कहा सर प्रोबेबिलिटी भी आ रही है, तो मैंने प्रोबेबिलिटी के भी इंपॉर्टेंट निकाल लिए। लेकिन वही वाली बात है ना, अपने स्कूल के हिसाब से आप देख लेना कि आपको क्या करना है। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर सबसे पहले आप प्रोबेबिलिटी का बेसिक क्लियर करेंगे, बिल्कुल बेसिक, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जरूर करना है, बट काफ़ी अंडररेटेड है ये। काफ़ी अंडररेटेड क्यों कहूँ मैं आपको, ऐसे समझ लो कि कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं ना क्रिकेट में, हर बार परफॉर्म करते हैं पर उनको कोई पहचानता नहीं है, लाइक अंबाती रायडू हो गया हमारे जी। तो ऐसे कई चीज़ें हमारी होती है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बट फिर भी इसको अंडररेट करा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी इतनी झलक बना रखी है ना, बाइनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल ने इतना अपना दबदबा बना रखा है, अपने नाम से डरा रखा है। जैसे कोहली अगर चाहे रन नहीं भी बनाए, पर कोहली अगर बैटिंग करने आता है ना, तो लोगों को लगता है कि यार कोहली आया बैटिंग करने, तो इसका मतलब तो बात बनेगी, चाहे वो रन बनाए 0। मैं बिल्कुल भी कोहली के अगेंस्ट नहीं हूँ, आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ कोहली, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ आपको कि अगर कोहली 0 भी बनाता है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उतना। लेकिन अगर हम बात करें कि उसके आने से जो दबदबा बनता है, जो साउंड होता है, धोनी के आने से जो साउंड होता है, आपको फाइनल में याद होगा धोनी आया था और धोनी ने इतना मतलब क्राउड ऐसा हो गया, बिल्कुल शोर मच गया, लेकिन धोनी आते ही आउट हो गया था ना। तो वही वाली बात है कि अपना क्या बोलते हैं उसको, अपनी एंट्री ऐसी कर दो कि लोगों को आउटपुट याद ही ना रहे, एंट्री याद रहे, वो ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए, माहौल बनाना सीखो।
अब उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काफ़ी तगड़ा माहौल है, तो इससे एसडी और वेरिएंस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो उन्हें ज़रूर करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल, तीनों तो नहीं आएंगे एग्जाम में, इन तीनों में से कोई एक आएंगे। अब बात आती है कि सर तीनों में एक आएंगे तो मैं कौन सा पढूं। देखो मेरे सजेशन में देखो, एक आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ज़रूर अच्छे से करो, पर सजेशन ये है कि इनके ना ज़्यादा नहीं, 3 से 5 क्वेश्चन, 3 से 5 क्वेश्चन, 3 से 5 क्वेश्चन अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कर लो, बात खत्म। पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर टाइम नहीं अलाउ कर रहा है और टाइम अलाउ कर रहा है तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है ना। बट मुझे पता है शुरुआत में हमने बात करी चिंता है, तभी तो चिंतन करने आए हो ना, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से करो, उसके बाद बाइनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल के अच्छे से फॉर्मूले ऑब्जर्व करो, फिर उनके 3-3, 5-5 क्वेश्चन ज़रूर लगाओ, ताकि आपको दिमाग में कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है भाई। अगर आपके मिड टर्म में कोई और टॉपिक आ रहा है और उसके इंपॉर्टेंट आपको नहीं पता, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको अपनी इंस्टा आईडी भी दे देता हूँ भाई, AMANKR96। तो आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स या कोर मैथमेटिक्स से किसी भी प्रकार का डाउट हो, चाहे वो क्वेश्चन का डाउट हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का डाउट हो कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, इसको कहाँ से पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हो, तो आप मेरे से वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन अब बात आती है कि सर ये सारी चीज़ें हम कर तो लेंगे, पर करें कैसे। तो देखो मैं आप लोगों से ना कमेंट में एक सजेशन चाहता हूँ। मतलब अगर आप कमेंट करके बताओगे तो ही तो मुझे पता लगेगा ना कि हाँ भाई आपको करनी है चीज़ें या नहीं करनी है। आप कमेंट में आप मुझे बताओ, क्या इन सब टॉपिक की मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करूँ। मतलब जो जो टॉपिक बोले इनकी एक पर्टिकुलर वीडियो बना दो कि हाँ भाई आज हम पढ़ रहे हैं इन्वर्स मेथड, आज हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस इंटीग्रेशन में, और अपना एमसी और एमआर पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, ग्रोथ एंड डीके मॉडल आज हम पढ़ रहे हैं। तो उस तरीके से आप मुझे बताओ ये वन शॉट वीडियोज़ बनाऊँ या सिर्फ इन पर्टिकुलर टॉपिक्स की वीडियो बनाऊँ। ठीक है। दूसरा कि हर चैप्टर के सर वन शॉट प्रैक्टिस करवा दो। मतलब हमने नंबर एंड क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन उठाया और उसके मान लो 20 से 30 क्वेश्चन उठाकर हमने प्रैक्टिस कर ली, पर वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी, तो अगर आप वीडियो पे कंसिस्टेंट रहोगे तो ही मज़ा आएगा। इस तरीके से बताओ। या आप लोगों की कोई सजेशन है कि सर हमें ये चीज़ ऐसे पढ़ा दो, ये चीज़ ऐसे करा दो, तो भाई एडू कैप्टन हमेशा उस चीज़ के लिए रेडी है। ठीक है भाई। तो ये आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, अगर आप रिस्पॉन्स दोगे तभी हमें समझ में आएगा कि हम आपके लिए और क्या अच्छा कर सकते हैं। और बात रही कि सारी चीज़ों की, तो भाई ये कुछ टॉपिक मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो आप हमारे चैनल पे एडू कैप्टन पे जाके और प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स 2023 और 24 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे टॉपिक आपको अच्छे से करे हुए मिलेंगे। सारे नहीं, कुछ अभी सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।